फर्स्ट ईयर में हमें समझ में नहीं आता है कि पढ़ना कैसे चाहिए। पास भी बहुत है, 50 पे पासिंग है, 50 भी आ गए तो भी बहुत होते हैं, तुम लेक्चर्स के ऊपर कितना डिपेंड? सीनियर डॉक्टर जूनियर टीचर का प्रेशर तो आएगा। तो गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है इंटर्नशिप। ये 24 आवर या 36 आवर कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है, मतलब या बीच में थोड़ा रेस्ट? जब क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, एक एक गलती तुम्हारी किसी की जान ले सकती है, तो वो प्रेशर कैसे? से ओडी सैचुरेट हो गई, ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यूअसली कम। तो आप एमबीबीएस करते हो तो आपकी स्टार्टिंग रहती है। जो मेरा फ्रेंड अभी मेरे साथ था और अभी उसने ज्वाइन किया, मैंने नहीं ज्वाइन किया है, लेकिन उसने ज्वाइन किया तो उसकी स्टार्टिंग है 80,000। तो आपकी स्टार्टिंग ही आपको अच्छी मिलती है। और फिर उसमें देखो, पीछे थी माँ दुर्गा, नवरात्रि का टाइम चालू था और आगे था मेरा फोन। नहीं ज़्यादा पढ़ना है आपको, जल्दी पैसे कमाने हैं और अपनी एक शांति वाली लाइफ चाहिए, ज़्यादा हेक्टिक नहीं चाहिए आपको। एक टाइमिंग अगर हो 10 सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक ही आपको काम करना है, तो फिर आप मत करो एमबीबीएस। So hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to BioCatta. So नई सीरीज हमने ये स्टार्ट की है, दैट इज करियर की मशाल, एंड इसमें हमारी पहली गेस्ट जो बनी है दैट इज डॉक्टर प्रज्ञा सुरवड़े। डॉक्टर प्रज्ञा जो है वो मुंबई में जो है अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई उन्होंने पूरी की है, हाल ही में उन्होंने अपनी इंटर्नशिप भी जो है वो कंप्लीट की है। सो फाइनली मेन मोटिव इस सीरीज का चालू करने का ये है कि देखो, हम एक सोचते हैं किसी भी करियर के बारे में, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में, एंड रियलिटी जो है वो करियर की कुछ अलग होती है। बहुत से बच्चे जो है वो एक डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं कि एमबीबीएस में ये होगा, एमबीबीएस में वो होगा, हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। उसी के बारे में आज एमबीबीएस की रियलिटी आप सबके सामने लाने के लिए मैंने प्रज्ञा को इनवाइट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रज्ञा, वेलकम एंड प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। Hello, myself Pradnya Surwade, and I am MBBS graduate from Dr. R.N. Cooper Medical and HBTMC Medical College from Mumbai. And currently I am preparing for my NEET PG exam, जो कि 5th March 2023 में है। तुमने अपनी नीट कब क्लियर की प्रज्ञा? मैं 2016 बैच से ग्रेजुएट हूँ सर। मैं एट द सेम टाइम मैंने जेईई भी क्लियर की थी, तो मुझे गवर्नमेंट नागपुर सिविल ब्रांच मिली थी और साइमल्टेनियसली उसके बाद मुझे फिर मेडिकल तो सबसे पहले तुमने सिलेक्शन हो गया। एमबीबीएस क्यों चूज किया? मतलब तुमको अगर जेई तुम्हारी क्लियर हो चुकी, तुम आराम से इंजीनियरिंग कर सकती थी, 4 साल निकाल के कोई बड़ा पैकेज ले सकती थी एंड आराम से जिंदगी गुजार सकती थी, तो ये इतना एग्जर्शन वाला फील्ड क्यों चुना? देखो, पहले से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायो तो नहीं था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट था मैथ, उसके बाद था फिर हिस्ट्री। बायो बिल्कुल नहीं था लिस्ट में। फिर मुझे करना था आईआईटी, लेकिन आईआईटी के लिए कोटा जाना पड़ता है, जो कि तब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि पेरेंट्स इतने दूर तो नहीं भेजने वाले थे अकेले लड़की को। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी यहाँ रहना है तो फिर सब बोल रहे हैं कि घर में डॉक्टर चाहिए तो मैं डॉक्टर बन जाती हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी और कर दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। देखो, जब हम नीट या सीईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इनका ही तुमको पढ़ना पड़ता है दिन रात, ये 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन जब हम एमबीबीएस की बात करते हैं, कैसा रहता है, मतलब फर्स्ट ईयर और टू फाइनल ईयर कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, कितने कितने सब्जेक्ट रहते हैं, एंड कितना कितना पढ़ना पड़ता है? देखो, फर्स्ट ईयर में तो मैं पहले सब्जेक्ट बता देती हूँ कि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेम और फिजियो। फिर सेकेंड ईयर में आते पैथो, फार्मा, एफएमटी और माइक्रो। अभी न्यू जो रूल आए हैं उसके हिसाब से थोड़ा चेंज हो गया है कि जो एफएमटी शायद थर्ड ईयर में गया है अभी। मतलब अभी फाइनल ईयर में पहले थे 4 सब्जेक्ट, अभी फाइनल ईयर में 3 ही है और एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है थर्ड ईयर में। तो पहले थर्ड ईयर में थे ईएनटी, ऑप्थेल्म और पीएसएम। और फिर बाकी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं जैसे कि ऑर्थो, सर्जरी, मेडिसिन और फिर अपना पीड्स, ओबीजीवाई, वो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट है। हम इंटर होते हैं मेडिकल में और लेक्चर चालू होते हैं। टीचर लेक्चर में क्वेश्चन पूछना चालू होते हैं करते हैं। तो और जो इतना सिलेबस रहता है, 3 सब्जेक्ट रहते हैं लेकिन टोटली डिफरेंट। एनाटॉमी जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट और वास्ट हो जाता है हर सब्जेक्ट। बायोकेम भी ले लो, बायोकेम में मैंने सोचा था कि जो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन जो भी बॉटनी में शायद वो वहां पे खत्म हो गई।
तो वैसे नहीं होता है। क्रेब साइकिल, HMG साइकिल, वो सब आ जाता है फिर से, और वो भी डिटेल में आता है, उसका क्लिनिकल अप्रोच, प्रोटीन, फैट, सब सब यहाँ पे आ जाता है, उससे उसका क्लिनिकल कोरिलेशन आ जाता है, तो थोड़ा वास्ट हो जाता है। और फर्स्ट ईयर में हमें समझ में नहीं आता है कि पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। फिर अगर लगता है कि ठीक है हम पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, लेकिन 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपकी इंटरनल आती रहती है, तो टाइम मिलता है, लेकिन बच्चे पहले जो होते हैं रिलैक्स रहते हैं, और फिर एग्जाम 5-6 दिन से पहले कि अरे नहीं अब क्या होगा, फिर उनका हार्ट रेट वो टैकी में चले जाते हैं, टैकी कार्डिया में चले जाते हैं। बहुत बेसिकली बच्चे तो बेसिकली मैं लड़कियां देखता हूँ ना, एग्जाम। लड़कियां बहुत कॉम्पिटिटिव होती है, मतलब उनको जो है वो बचपन से ही 95%, 96%, 99% चाहिए होता है, क्लास में फर्स्ट आना होता है, लेकिन जब आप एक ग्रेजुएशन कॉलेज में चले जाते हो तो वो नहीं सडनली चेंज हो जाता हाँ, है। वो तो चला जाता है, क्योंकि मैं भी मेरे क्लास में टॉपर थी, तो जब हम एंटर होते तो वैसे कुछ नहीं रहता है। पढ़ते हैं अच्छे, मतलब पास भी हो जाते हैं, अच्छे ग्रेड से पास हो जाते हैं, लेकिन जो उतना 90%, 95% वैसे कंटिन्यूटी तो नहीं रहती है। पास और पास हो जाए बस, फिर पास हो जाए बस। पास हो जाए बहुत है। पास ही बहुत है, 50 पे पासिंग है, 50 भी आ गए तो भी बहुत है। लेकिन तो फिर बेसिकली पास होना आसान है या मुश्किल है? पास होना है ना आसान, मतलब फर्स्ट ईयर में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है पास होना, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे कि हम पहली बार एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन एज यू प्रोग्रेस तो आपको समझ में आ जाता है कि पढ़ाई करनी कैसी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और उसकी जो ट्रिक रहती है, और जो हमारी कैपेसिटी रहती है कि कॉलेज करके भी आके हमें, बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम के एक दिन पूरी नाइट पढ़ते रहते हैं, फिर एग्जाम देने के लिए जाएंगे, फिर आके सो जाएंगे, फिर वो शायद वो 1-2 घंटे सोते हैं उस टाइम में, ओके। तो फिर वैसे मतलब हैबिचुअल हो जाता है। मतलब अगर हम बात करें आगे भी जाए, आई थिंक थर्ड ईयर से तुम्हारी जो है वो क्लिनिकल ये चालू हो जाती है जर्नी, एंड फिर सेकेंड तुमको ईयर से क्लिनिकल सेकंड ईयर पोस्टिंग से, ओके। चालू हो जाती है, तो सेकेंड वो ईयर से कैसा चालू हो शेड्यूल रहता है, जाती है। मतलब कॉलेज के लेक्चर, फिर क्लिनिकल शेड्यूल, फिर खुद की पढ़ाई, वो कैसा रहता है ओवरऑल शेड्यूल? पहले तो सुबह 8 बजे से लेक्चर चालू होंगे, फिर वो वैरी होता है, मतलब कभी कभी 8 से 12:30 तक लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल, और उसके बाद पोस्टिंग के लिए बुलाएंगे, जब रेसिडेंट या टाइम, मतलब टाइमिंग एडजस्ट होते हैं वहाँ पे, जैसे जब रेसिडेंट फ्री होता है, नहीं तो सुबह हो जाते हैं, जब राउंड चालू होते हैं तब ले लेते हैं, मतलब वो टाइम टेबल वैरी होता है वीकली। ओके। सो ये ग्रेजुएशन कॉलेज में होते हैं, तुम लेक्चर्स के ऊपर कितना डिपेंड रह सकते हो? मतलब मैंने खुद में भी बीएस किया है, लेकिन मैं लेक्चर में कभी भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था। वो आके पीपीटी लगा के पीपीटी पढ़ते थे, मेरे को नींद आती थी, तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वो लेक्चर अटेंड करने में। मैंने जितना भी किया मैंने खुद से पढ़ के किया, लेकिन तुम्हारा कैसा था? मतलब एमबीबीएस में भी सेम चीज होती है? मैं एक्चुअली में जाती थी, सेंटर वाला सीट पकड़ लेती थी, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं तो जो लास्ट बैक बेंचर रहते उन्हें सवाल पूछते, तो जाके सीधा सेंटर में बैठ जाती थी। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कुछ, तो मैं ध्यान से पढ़ लेती थी तभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं सो जाती थी। मतलब लेक्चर, मुझे नहीं लगता कि आप एक बार ग्रेजुएशन में जाते हो तो आपको जरूरत पड़नी चाहिए किसी से सीखने के लिए, क्योंकि आप खुद मतलब इतने कैपेबल होते हैं कि आप पढ़ सकते हो और पढ़ के वो समझ सकते हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे वैसे ही करते हैं, जो कि रियलिटी है, मतलब ये रियलिटी है एमबीबीएस। अटेंडेंस का सीन हुआ है कभी? मेरा तो बहुत हुआ है मेरे कॉलेज में, क्योंकि सब कुछ मैनेज करके फिर पढ़ाई करके फिर से दूसरे दिन सुबह सुबह लेक्चर जाना पॉसिबल नहीं होता है। हुआ है कभी अटेंडेंस का सीन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल हुआ है, मतलब शायद मैं थर्ड ईयर में थी, और मेरी अटेंडेंस शायद 50% भी नहीं थी। 50% भी नहीं थे अटेंडेंस, में कम थी मेरी 50%, और हमारे एचओडी बहुत ज्यादा खड़ूस थे ऐसे, मतलब
बहुत हमारे सीनियर ने हमें बताया था कि उनको थोड़े से अटेंडेंस नहीं तो फिर आपको एग्जाम नहीं देने देते हैं। तो मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, सर ने मार्क्स देखे, मुझे देखा, मार्क्स अटेंडेंस दे दी, हो गया। तो मतलब इतना एक्सपीरियंस है, तो इतना मतलब कुछ किसी मैटर नहीं किसी ना करता किसी फील्ड में आगे रहना पड़ता है। एक तो आपके मार्क्स अच्छे चाहिए, नहीं तो आपका प्रैक्टिकल वर्क अच्छा चाहिए, है। नहीं तो फिर आप कल्चरल हाँ, पॉइंट आपके ऑफ व्यू अगर थोड़ा-सा एक्टिव मार्क्स चाहिए, जो अटेंडेंस को कंपनसेट करे। अटेंड हाँ, मतलब कंपनसेट अगर होता है तो फिर अच्छी बात है। फिर मुझे तो वैसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया है। इंटर्नशिप कर रही थी, तब आता है वो सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर का प्रेशर? सीनियर डॉक्टर जूनियर पेशेंट का प्रेशर तो आएगा जब आप काम कर रहे हो ना, तब तब क्योंकि देखो जो रेसिडेंट होते हैं एक डिसिप्लिन भी होनी चाहिए आपके कामों में। अगर आपको सुनाने वाला कोई नहीं होगा तो फिर आप मतलब थोड़ा डिसिप्लिन कहीं ना कहीं चली जाती है, तो वो थोड़ा रहना चाहिए। प्रेशर सीनियर का तो ऑफकोर्स ही रहना चाहिए, लेकिन एंड एज अ सीनियर रेसिडेंट बहुत अच्छे रहते हैं वो लोग, आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर कुछ गलत भी कर दो तो भी आपको समझाएंगे और सिखाते भी है, ड्यूरिंग पोस्टिंग बहुत कुछ सिखाते भी है। तो ये इंटर्नशिप में कितने-कितने घंटे काम किया है? कितने-कितने दिनों की, कितने-कितने घंटों की शिफ्ट की है? इंटर्नशिप में देखो सर्जरी में तो 24 भी काम किया है। मतलब 24 आवर्स मैंने मैक्स मेरे 24 आवर्स थे। बाकी के लोगों के फिर बैच वाइज है कि आपकी जो बैच है उसमें कितने कितने इंटर्न है। अगर 3 इंटर्न हो तो कम इंटर्न हो तो उन पे वर्कलोड ज्यादा होगा, तो उन्हें 36 आवर्स भी काम करना पड़ता है। तो मेरे मैक्स 24 आवर्स है। और फिर पहले की ड्यूटी तो होती ही है जो कि गायनेक में, और बहुत बहुत हेक्टिक रहती है। मतलब तो गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है इंटर्नशिप। ये 24 आवर, ये 36 आवर, ये कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है मतलब, या बीच में थोड़ा रेस्ट वगैरह होता है, या फिर से मतलब पेशेंट आए तो जाना ही पड़ता है उठ के? नहीं, अगर हाँ देखो, अगर आप हॉस्टलाइट में हॉस्टलाइट थी, और अगर सर्जरी है, सर्जरी की पोस्टिंग है, पेशेंट नहीं आ रहे तो आप बैठ सकते हो आराम से। हॉस्पिटल में ही जो बेड रहते हैं आईसीयू के बाजू के रूम में जो भी होगी साइड रूम में, आप वहाँ पे सो सकते हो अगर पेशेंट लोड नहीं है तो। लेकिन आपको अलाउड नहीं कि आप हॉस्टल जाओगे, क्योंकि अगर बंदा हॉस्टल गया और सो गया तो फिर वो नहीं आता है, वो सो जाता है। तो उन्हें हॉस्पिटल में ही रखती थी, तो यही सो जा, तुझे खाना है हम ऑर्डर करके देंगे तो यही रहेगा। तो हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और अगर पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है तो फिर जो ब्रेक मिलता है वो नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है मतलब, वो भी पूरा कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि तुम्हारी एक गलती किसी की जान ले सकती है। सो वो जा प्रेशर कैसे सकते है हैं। मैनेज होता है मतलब? चलो यार, मैं तो मतलब डेंटिस्ट हूँ, मेरे को तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इधर उधर हो गया तो किसी को चुभेगा, थोड़ा सा ब्लड बाहर आएगा, वो मैनेजेबल हो जाता है। लेकिन तुम्हारा एक इंजेक्शन, तुम्हारी जब क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, एक एक गलती तुम्हारी किसी की जान ले सकती है, तो वो प्रेशर कैसे मैनेज करती है? हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है जब मैं पीआईसीयू में काम कर रही थी, मतलब पीडियाट्रिक आईसीयू, जो तब आईसीयू था तो क्रिटिकली पेशेंट था। आई थिंक शी वाज 3 मंथ्स ओल्ड गर्ल वाज देयर। एंड सर जो है वो गए थे क्योंकि उन्हें सर्जरी आईसीयू में एक इमरजेंसी केस आई थी, तो सिर्फ वहां गए थे और मेरा काम था कि बच्चों को सक्शन करना, जिन जिन्हें भी जो इंटुबेटेड है। और सडनली मैं सक्शनिंग करने के लिए जब गई थी तब वो बच्ची जो थी उसे वो डिसेचुरेट हो गई। ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यूअसली कम होने लगा। मतलब वो एक्चुअली 30 तक आ गया था, 30, फिर 28, 27। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया। फिर मैंने सिस्टर को बुलाया और फिर अम्बुक किया, और फिर वो बच्ची का सेचुरेशन फिर से नॉर्मल लेवल में आ गया। दैट वाज द ग्रेट मोमेंट फॉर मी। वेरी स्केरी नहीं तो मोमेंट। अगर वो बच्ची जाती तो फिर मुझे बुरा लग जाता कि अरे कैसे, क्योंकि एंड एनी कंडीशन वो बच्ची फिर बैड लक की वो बेचारी चली गई थी, वो एक्सपायर हो गई कुछ दिनों में। लेकिन अगर वो तब हो जाती तो फिर थोड़ा
तो वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई रेसिडेंट नहीं थे, सर भी बिजी थे और बाकी के भी रेसिडेंट बिजी थे। तो दैट वाज अ फिर गुड। ये कॉन्स्टेंटली फियर में रहना पड़ता है कि हमारी एक गलती किसी की जान ले सकती है, तो वो कॉन्स्टेंटली खुद को याद दिलाना पड़ता है कि अरे नींद आ रही, अरे रहने सोना नहीं है, काम करना है, ये याद दिलाना पड़ता है। नहीं, वो तो याद हो जाता है। हो इतने जाता है। सारे बैड बच्चे देख के या बैड पेशेंट देख के अपने आप आ जाता है कि अरे हम सो गए, अगर सक्शनिंग नहीं किया। मेरा और एक एक्सपीरियंस है, जब मैं एमआईसीयू में काम कर रही थी, एक पेशेंट था, शायद मेरी 10-15 दिन की पोस्टिंग लगी हुई थी तब, और मेरा काम जो इंटर्न का काम रहता है वो बीपी लेना, पल्स लेना, जो कि राउंड का, फिर एवरी 2.5 आवर्स हमें सक्शनिंग करनी है, जो इंट्यूबेटेड पेशेंट थे या जो अनकॉन्शियस रहते हैं, बेड रिडन पेशेंट उनके, वो फिर ज़्यादा अगर सिक्रीशन हो गए और रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गए तो फिर कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं ना, एस्पिरेशन होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे। फिर मैं रोज करती थी, फिर सडनली एक दिन वो अंकल बोलने लगे, मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत टाइम उनके पास खड़ी रही और अच्छे से सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे मत कर मत कर ये सब, जाने का टाइम आ गया है, ऐसा तो उन्होंने मतलब हम्म। कैसे तो बोल दिया। हम्म। फिर मैंने बोला अंकल नहीं, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा आपको, आप हम्म। बस ऐसे हिम्मत मत हारो। और हम्म। मेरा जो रोज का रहता था काम में करती थी, फिर सडनली जिस दिन मेरी पोस्टिंग खत्म होने वाली थी उस दिन अ, उनका है ना, और मुझे मैम मुझे बोलने लगी कुछ दिन से कि देख प्रज्ञा, इनकी ना इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होने लगा है, मतलब प्रोग्नोसिस गुड, प्रोग्नोसिस ही शोइंग गुड प्रोग्नोसिस। हम्म। तो मैंने बोला मैम अच्छी बात है। फिर एक दिन मैं वैसे राउंड लेने के लिए गई और उनसे मतलब कंडीशन अच्छी हो गई कि आप वो सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब उनकी कुछ गारंटी नहीं थी, और सडनली और फिर मुझे वो रोने लगे, फिर मैं फिर से गई उनके पास कि क्या हुआ, बोल रहे थे हाथ जोड़ के थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। फिर मैंने मैम को बुलाया, तो आपको मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है। और मतलब तो इंस्पिरेशन मिलता है कि यार नहीं, और भी लोगों की जान बचानी है और लोगों को हेल्प करनी है। तो मेरा है ना एक अच्छा मोमेंट था कि यार, हाँ, एक सेटिस्फेक्शन मिला। मैं आके इस प्रोफेशन में आके गलत तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मेडिकल स्टूडेंट, मतलब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना, तब बोलते कि अरे यार कहाँ फंस गए, इतनी सारी पढ़ाई है, अच्छा इंजीनियरिंग कर लेते तो हो जाता अच्छा कुछ तो। लेकिन फिर बाद में जो आपको जब अब मेरा सपोज अगर एक इंजीनियर है, उनकी स्टार्टिंग क्या रहेगी, अगर उन्होंने बस एक इंजीनियरिंग किया है तो उनकी स्टार्टिंग रहेगी फिर 20,000 पर मंथ रहेगी, और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, अच्छे से इंक्रीज होती है फिर उनके। लेकिन जब आप एमबीबीएस करते हो तो आपकी स्टार्टिंग रहती है, जो मेरा फ्रेंड अभी मेरे साथ था और अभी उसने ज्वाइन किया, मैंने नहीं ज्वाइन किया है लेकिन उसने ज्वाइन किया है, तो उसकी स्टार्टिंग है 80,000। तो आपकी स्टार्टिंग ही आपको अच्छी मिलती है। तो आप सोचो कि अभी आप अगर गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, बाद में जाके आप अगर आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करोगे ओपीडी, तो आपको ज्यादा, तो फिर फाइनेंशियल भी आपको बेनिफिट है और सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज्यादा है। पैसों के लिए इस फील्ड में आना सही है। पैसों के लिए मुझे लगता है कि पैसों के लिए भी ठीक है। मतलब चलो मतलब मेरे को आपको बहुत, गारंटी। क्योंकि मैंने सुना है कि आप जब कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो या न्यूरोलॉजिस्ट बनते हो तो एक एक सर्जरी के आपको लाखों रुपीस मिलते हैं। मतलब हाँ, बहुत हेक्टिक वर्क तो होता है वो, लेकिन आपको लाखों रुपीस मिलती है, तो मतलब आप ऐसे ही जाते हो, जितना आपका एक्सपीरियंस जाता है उतना आपका फाइनेंशियल रेशो भी इतना ऊपर ही जाता है। सो वो हिसाब से वो वर्क एंड पैसा, पैसे के लिए आना सही है या डेडिकेशन चाहिए खुद से कुछ अलग करने। नहीं देखो, अगर मुझे लगता है कि एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हर एक की। अब अगर कुछ बंदा 80,000 कमा रहा है, ठीक है, सपोज वो जाके अब मैं उनके एमडी के बाद में कुछ नहीं करूंगी शायद, तो मैं सपोज मैंने अगर आगे स्पेशलाइजेशन नहीं की और मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन हो जाती हूँ गवर्नमेंट में, या फिर मेरा प्राइवेट सेटअप होता और मुझे महीने का 1 से 2 लाख तक कुछ तो मिल जाएगा, तो फिर अगर मुझे सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है मेरे लिए उतना काफी है, तो वो उतना मेरे लिए काफी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और चाहिए, तो फिर वो, मुझे ये कहना है कि वो आप पे डिपेंड है कि आपको मतलब पैसे की वजह से एमबीबीएस वर्थ है या नहीं वर्थ है, तो डिपेंड लेकिन है मुझे ये एक बताओ एज अभी,
डिफरेंट चलो ठीक है, मान लेते हैं कि पैसा है, लेकिन मैंने जितना देखा है कि इमरजेंसी केसेस आने का कोई वक्त नहीं होता। अगर आप एमडी मेडिसिन ले लेते हो या फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट ले लेते हो या न्यूरोलॉजिस्ट ले लेते हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ ऐसी कोई चीज नहीं रहती है। मतलब आपको रात को 2 बजे भी अगर पेशेंट का कॉल आता है तो आपको जाना पड़ेगा, रात के 4 बजे भी आ रहा है जाना पड़ेगा। आपकी शादी हो या फिर आपको कुछ भी मतलब पर्सनल मूवमेंट्स होती है पर्सनल लाइफ में, वो छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो वर्थ है क्या? नहीं, देखो कि अगर मैं गवर्नमेंट में, मैं फिर से बताऊँगी, गवर्नमेंट में अगर काम कर रही हूँ और अगर मेरी शादी है या फिर मेरा कुछ फंक्शन है और मैं छुट्टी पे हूँ, तो मेरे साथ और भी कुछ लोग रहेंगे जो आ सकते हैं इमरजेंसी में। और अगर मेरा प्राइवेट भी है, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। अगर वो खुद मेरा है, तो वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो डिपेंड है आपको, अगर चाहिए है प्राइवेसी, मतलब आपको नहीं चाहिए इतनी, आप कर सकते हो, आप आ सकते हो आधी रात में भी, जो कि आते हैं, सभी डॉक्टर आते हैं। और अगर है ना? सपोज सभी डॉक्टर ने बोल दिया कि हमें रात में नहीं आना है, हम तो नहीं आ पाएंगे, हमें सोना है, तो फिर जो इमरजेंसी में पेशेंट आने वाले हैं, वो किसके पास जाएंगे? तुम कह रही थी कि कभी भी जाना पड़ता है या कभी भी उठ के जाना पड़ता है या कुछ भी शेड्यूल रहता है 24 आवर 36 आवर्स। नींद तो मुझे मालूम है कि जो अपना कमरा होता है अपना बिस्तर होता है वहीं पे आती है। मतलब वो कितना भी कहे कि हम्म। हॉस्पिटल के बेड पे सो जाओ तो नींद नहीं आती, वो सिर्फ हम आंखें बंद करते हैं वहां पे। सो तुम्हारी खुद की तबीयत भी तो खराब होती होगी इसमें, वो कैसे मैनेज करते हो? पर्सनल हेल्थ भी तो बहुत अफेक्ट होती होगी इसकी वजह से। हाँ, पर्सनल हेल्थ अफेक्ट होती है। एक ज्यादा अगर अफेक्ट होती है तो एक दिन के लिए ब्रेक ले लो, दूसरे दिन से काम पे आ जाओ। मतलब इतनी ज्यादा तो ऑफ नहीं देंगे। और रही बात की नींद हमारी बेड पे आती है, अगर आप किसी को 24 आवर्स काम करने के लिए बोलोगे ना, तो उसे, जब उसे बताया जाएगा ठीक है तुझे आप आधा घंटे की ब्रेक देते हैं, आधा घंटे का ब्रेक है, 1 घंटे का ब्रेक है, तो यही कहीं सो जा, उस बंदे को नींद आने ही वाली है उस टाइम पे। कहीं वो कहीं सही पे भी कहती सो है, जाता है क्योंकि मैं क्योंकि खुद एआई। मतलब मुझे लगता है फिजिकल एक्सरसाइज से हाँ, ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होता है तुम्हारा मतलब। बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं भी ईएनटी वार्ड में, जो कैबिन है, सिस्टर स्टेशन जिसे बोलते हैं हम, तो वहां पे सो गई थी। फिर एआईसीयू, एक रूम में पेशेंट, दूसरी रूम खाली थी, मैं या वहां पे जाके सो गई थी। तो जहाँ बेड मिल जाए वहां पे सो जाओ। मतलब पेशेंट भी वैरी करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। कुछ लोग बहुत सही रहते हैं, मतलब कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट बहुत सही रहते हैं आपके साथ, आपको बहुत, डॉक्टर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। और फिर मेरे साथ एक मेडिसिन पोस्टिंग चालू थी वार्ड में, जब हम सुबह, हमारा एक राउंड रहता है कि कलेक्शन का, सब इंटर्न पे ही आता है। तो मैं कलेक्शन करने के लिए गई, एक अंकल थे, मैंने उन्हें, उनकी एज होगी 40 to 50 ईयर, ठीक है। हम्म। तो फिर मैंने जब पूछा कि भैया हाथ दिखाओ, खून लेना है, ही हम्म। वाज लाइक कि तूने मुझे भैया कैसे बोला? तो आपको आपको वैसे भी पेशेंट मिलेंगे। तो हाँ। फिर मैंने बोला कि क्या बोलूं अंकल? अगर अंकल बोलती तो और ज्यादा, तो शायद वो इरिटेट हुए होंगे, इतने दिनों हम्म। से एडमिट हुए हम्म। हैं तो। तो फिर वैसे भी आपको एक्सपीरियंस आता है कुछ पेशेंट कुछ से, लेकिन वो कुछ बहुत, हाँ, एक या दो थे, मतलब मेरे लिस्ट में तो एक या दो ही है वैसे। पेशेंट बाकी फ्लर्ट कितने करते हैं। रहते हैं वैसे भी। ये मतलब डॉक्टर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, कहाँ से हो, कैसे हो? हमने एक्चुअली हमें मैंने जिस पेशेंट को रेफर किया था, हमारे हम्म। मोबाइल नंबर भी रहते हैं, अगर कुछ हम्म। इन्वेस्टिगेशन हो तो आप मुझे, फॉर एग्जांपल अगर सीटी हुआ है तो अंकल आप मुझे फोटो भेज दो, फिर मैं वो ग्रुप पे भेज दूंगी सीनियर के पास। तो फिर एक था कि जो ने नंबर सेव था, उसने मेरा डीपी दिया, और फिर उसमें देखो, पीछे थी माँ दुर्गा, नवरात्रि का टाइम चालू था, और आगे था मेरा फोटो। वाह। और गाना, मतलब ऐसे, मतलब उनका रिस्पेक्ट, वो बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पेशेंट रहते हैं। मतलब इस प्रोफेशन में आप जब आते हो तो रिस्पेक्ट बहुत मिलता है। रिस्पेक्ट तो बहुत मिलती है। मतलब कोई भी सामने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो वो रिस्पेक्टफुली बात करे, डॉक्टर रिस्पेक्ट जी, डॉक्टर मैम, डॉक्टर। सर, तो वैसे ये ही।
मुझे बताओ, ये 5 साल में टाइम मिलता है थोड़ा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, मिलता है। ट्रिप्स वगैरह पे जाने के लिए? यस, यस, बिल्कुल टाइम मिलता है। डॉक्टर ना इतने ट्रेन हो जाते हैं, उन्हें आप कभी भी मतलब मल्टीटास्किंग 24 में आवर्स ट्रेन हो काम। जाते हैं। हाँ, 24 आवर्स काम करेंगे, फिर थोड़ी रेस्ट करेंगे और फिर घूमने चले जाएँगे। मतलब वो हर मतलब वो उनका टाइम मैनेजमेंट ना वो सीख जाते हैं 5 साल में। किसको कितना टाइम देना है, किसको क्या टाइम करना है। देना। अभी अभी जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, वैसे डर लगता है प्रैक्टिस करने में, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो अटैक्स काफी हो रहे हैं। थोड़ी हुँ। गलती ना हो फिर भी पेशेंट के जो मतलब रिलेटिव्स होते हैं वो इमोशनल होते हैं पेशेंट के बारे में, तो वो आके अटैक करते हैं या हॉस्पिटल पे अटैक करते हैं, तो डर लगता है। हाँ, मतलब मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो डायरेक्टली मेरे साथ नहीं होगा, इंटर्न पे नहीं होगा, जो होगा वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर रहेगा, उन पे लोग ज़्यादा चिल्लाएँगे, जो भी रिलेटिव्स रहते हैं। लेकिन शायद वो उनका नॉर्मल रिएक्शन रहता है, अगर पेशेंट सडनली अ, एक्सपायर हो गया या बैड हो गया तो। लेकिन हम डॉक्टर पे हर वक़्त ब्लेम नहीं कर सकते उस कंडीशन के लिए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट है और वो वैसे ही उसे विदाउट ट्रीटमेंट वो अगर एक्सपायर हो जाए, किसी किसी का भी ऐसा मन नहीं होता है कि उसका पेशेंट एक्सपायर हो जाए। तो पेशेंट ही इतना बैड रहता है कि नहीं हैंडल कर सकते। तो उतना जो पेशेंट के जो रिलेटिव होते हैं या लोग रहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए। उम, तुम अभी अभी आई थिंक एमडी मेडिसिन करना चाहते हो, आई थिंक, एंड एमडी मेडिसिन मुझे लगता है वन ऑफ द हेक्टिक पीजी है, कि बहुत सारे पेशेंट तुमको दिन में चेक करने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अदर ऑप्शंस भी है ना, तुम रेडियो कर सकती हो, डरमेट कर सकती हो, आराम से जिंदगी जी सकती हो, क्यों, व्हाई एमडी मेडिसिन? एमडी मेडिसिन मतलब वो तो मैंने अभी इंटर्नशिप से मेडिसिन पोस्टिंग तो मुझे सबसे मतलब फेवरेट जो पोस्टिंग थी तो वो मेरी मेरी एमडी मेडिसिन थी। जो भी हमने ओपीडी में डायरेक्टली पेशेंट देखे थे, बहुत सारे मतलब 100 मतलब अराउंड 100 हम पेशेंट देख लेते थे। अकेला एक इंटर्न, बाकी के फिर रेसिडेंट और दूसरे इंटर्न देखेंगे। तो एक इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ, वैसी-वैसी ट्रीटमेंट देनी है, एक आइडिया आ जाती है। और फिर मैंने जब प्रॉपर पढ़ाई चालू की, यहाँ जून से मैंने मेरा प्रिपरेशन चालू किया है, तो मेरा बेसिकली इंटरेस्ट है पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर से फिजियो में है, सेकंड ईयर से फार्मा में है और फिर मेडिसिन और पैथो मेरे एक्चुअली मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप मेडिसिन ना एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, मेडिसिन ना फर्स्ट ईयर का फिजियो, सेकंड ईयर का पैथो फार्मा, ये सब कंबाइन करके 3 सब्जेक्ट कंबाइन करके फिर मेडिसिन बनता है। तो अगर आई आपने थिंक ये सब मतलब इंटरेस्ट है। जो बच्चे देख रहे हैं उनको बता दो कि फिजियोलॉजी इज अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, पैथोलॉजी व्हाट इज एबनॉर्मल इन योर बॉडी, एंड मेडिसिन इज एबनॉर्मल को कैसे ट्रीट किया जाए उसकी स्टडी, तो ये तीनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एंड आई थिंक तुमको उसमें इंटरेस्ट है, तो दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग एमडी मेडिसिन। हाँ, तो इसलिए पहले था कि मुझे काम की वज़ह से अच्छा लगता था, अब है कि मैंने वो अच्छे से पढ़ा। मैंने फाइनल ईयर में वो पासिंग के लिए पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं जब उसे डिटेल में इंटरेस्ट लेके पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, वही सब्जेक्ट है कि जो इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। सो और मेरे मतलब प्रोग्रेस भी जो है मेरे मार्क्स की वो उसी सब्जेक्ट में हो रही है जीटीज़ में, तो लग रहा है कि हाँ, वो अच्छा है। चलो अभी मतलब एक फाइनल मुद्दा ले लेते हैं। तुम नीट का प्रिपरेशन करते हो 2 साल या 3 साल या 4 साल, ठीक है, फिर उसके बाद तुम एमबीबीएस करते हो 5.5 साल का, ठीक है, फिर तुमको अगर तुमको सुपर स्पेशलिटी करना है, तुम फिर से एक तो पढ़ते हो गैप लेके, या फिर तुम जो है उसी दौरान पढ़ते हो, नहीं होता है तो 1-2 साल फिर से गैप लेते हो, फिर से एमडी के लिए, एमएस के लिए पढ़ते हो, फिर बाद में फिर से 1-2 साल प्रिपरेशन के लिए सुपर स्पेशलिटी के लिए लेना पड़ता है। मतलब आप एक कार्डियो सर्जन बनने के लिए या न्यूरो सर्जन बनने के लिए या एमडी मेडिसिन करने के लिए तुमको लगभग लाइफ के 10-12 साल उसमें गुजारने पड़ते हैं, ये दैट इज द हुँ, हुँ, रियलिटी। एंड फिर तुमको हुँ, जो मिलता है वो उसके बाद मिलता है, जो भी पैसा हो, फेम हो, या जो भी कुछ मिल रहा है वो 10-12-13-14 साल के मेहनत के बाद मिल रहा है। तो हुँ। फिर अगर तुम बाकी प्रोफेशन में देखो तो इंजीनियरिंग 4 साल में क्लियर हो जाता है, 5 या 6 साल में जॉब लग जाती है, और 10-12 साल तक वो प्रोग्रेशन करके मतलब बहुत आगे चला जाता है। तो वो लगता है कि अगर हमने मेडिसिन चूज किया तो हम दुनिया से पीछे रह रहे हैं। नहीं,
पहले तो एमबीबीएस और ये जो जर्नी होती है ना, वो बड़ी हैपनिंग रहती है। मतलब आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो। मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट ना किसी चीज में वो पीछे नहीं रहेंगे, चाहे वो लव स्टोरी हो या चाहे पढ़ाई हो, वो सबसे आगे ही रहने वाले। तो मुझे लग रहा है कि और रही बात की कमाने की, तो मेरे फ्रेंड्स है जो आईआईटी अभी उन्होंने की है, ठीक है, उनको पैकेज है 90,000 पर मंथ, जो हम्म, उनको अभी मिल रहा है। अगर मैं भी रेसिडेंसी ज्वाइन करूंगी तो मुझे भी 80,000 85,000 स्टार्ट तो मिल ही जाएगी। तो पैसे से तो मैं अभी ही मतलब अभी भी उनसे उनके साथ ही हूँ, आईआईटीएन के साथ, बाकी इंजीनियरिंग का मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा कम मिलता होगा। तो आईआईटी के साथ। और हाँ, फर्स्ट ईयर बहुत हेक्टिक रहता है, फर्स्ट ईयर में इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन सेकंड ईयर से ना आपको बहुत टाइम मिलने वाला है पीजी में, रेसिडेंसी में। अगर आपको आपकी लाइफ एंजॉय करनी है, मतलब कहीं ये घूमने एक जाना चॉइस है, है। मतलब तुमको अगर पीजी करनी है तो ही तुमको इतने साल देने हैं, या फिर तुमको सुपर स्पेशलिटी हाँ, करनी है तो ही देने हैं। अगर तुम्हारा मन नहीं है, हाँ, तुम एमबीबीएस करके भी एक अच्छी खासी लाइफ जी सकते लाइफ जी सकते हो, क्योंकि अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसे नहीं करनी है पीजी, अभी वो ज्वाइन हो गया है, अच्छे से कमा रहा है, घूम रहा है, उसकी लाइफ एंजॉय कर रहा है। हो। तो सो इट्स अ वैसे पर्सनल कुछ चॉइस। नहीं है, कंपल्सन नहीं है। वो आप ही मतलब समझ जाते हो कि आपको क्या करना है आगे जाके। और मोस्ट ऑफ द लोग जो है, बच्चे जो है, वो पीजी मतलब करते ही है। मतलब हर किसी को इंटरेस्ट रहता है। ओके, तो लास्ट लास्ट सवाल मैं जाते जाते तुमसे कहना चाहूंगा, मतलब पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं, शायद वो नीट एस्पायरेंट हो या फिर अभी एमबीबीएस में जाने वाले हो, उनका हो गया हो, तो तुम क्या सलाह देना चाहोगे कि एमबीबीएस लिया जाए तो किस रीजंस की वजह से लिया जाए, और अगर नहीं लेना है तो कौन से रीजंस जो है वो नहीं लेना चाहिए, मतलब एमबीबीएस किसने लेना चाहिए और किसने नहीं लेना चाहिए। ये ना पर्सनल चॉइस है हर एक की कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपको, देखो, आपको ना नहीं ज्यादा पढ़ना है, आपको जल्दी पैसे कमाने हैं और अपनी एक शांति वाली लाइफ चाहिए, ज्यादा हेक्टिक नहीं करनी है आपको, एक टाइमिंग अगर हो 10 से शाम 10, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक ही आपको काम करना है, तो फिर आप मत करो एमबीबीएस, क्योंकि इंटर्नशिप में ही इतना ज्यादा काम है ना, बहुत ज्यादा, फिर आप बोलोगे कि अरे हम कहाँ आ गए। और अगर आपको इतना पता है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है, मैं कर सकती हूँ, इतना एक्सर्शन मुझसे होगा, तो फिर आओ। मतलब बेस्ट प्रोफेशन है, सेटिस्फेक्शन है, फाइनेंशियली भी बेस्ट है। मैं तो बोलूंगी, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मत करो एमबीबीएस में आके हम पछता गए, लेकिन नहीं, वैसे कुछ नहीं है। पैसे का भी आप है ना, थोड़ा अगर आपको पता है आपकी जरूरत कितनी, उतने जरूरत के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है, देन इट्स ओके। मतलब मेरा तो, मैं खुद बता रही हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा, फिर अगर मुझे 2 लाख मिल रहे हैं ना मंथ के, मैं खुश हूँ। मुझे नहीं कमाने ज्यादा, उसमें मेरा हो जाएगा। तो फिर वो एक सेटिस्फेक्शन है, और फिर मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा है अभी। मतलब मेरा भी था एमबीबीएस में कि अरे यार मैं कहाँ आ गई, इतना काम करना पड़ रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं, अच्छी प्रोफेशन है। तो फिर मतलब एक्चुअल में अगर इंटरेस्ट हो तो ही आओ इंटरेस्ट इस हो फील्ड तो में। आओ, हाँ। मतलब अगर पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रही है, या फिर कोई और किसी का ग्लैमर देखा तुमने, किसी बड़े डॉक्टर का रुतबा देखा, वो देख के हाँ, बताओ, फेम और गेम के लिए मतलब यार। हाँ, मैं पहले बता दूं कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको सच में करना है, तो आप आ जाओ, आप पढ़ाई, क्योंकि देखो ऐसा तो कुछ नहीं कि एमबीबीएस में आके आप आ गए और आपको अब पढ़ाई नहीं करनी, नीट के लिए बहुत पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, उस यहाँ पे उससे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ एग्जाम के 4-5 दिन पहले पढ़ लो, हाँ आप पास हो जाओगे, लेकिन आपको अगर आगे जाके पीजी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो अगर आप अभी से एमबीबीएस से ही स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन अच्छे से, तो फिर बाद में जाके आपको ज्यादा लोड नहीं आएगा, जो बाद में आता है। तो फिर आप रेगुलरली पढ़ाई करो। अब अगर आप रेगुलरली 3 या 4 घंटे पढ़ रहे हो पूरे दिन में, या स्टार्टिंग में 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो भी बहुत बहुत है, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो फिर पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ने वाली है, रेसिडेंसी में भी बहुत करनी पड़ती है पढ़ाई। जो हमारे सीनियर रहते हैं, हमें शायद मंथली रेसिडेंसी में सेमिनार रहते हैं, तो आपको वाइवा टाइप
जो वाइवा ही चालू होता है सेमिनार में। सेमिनार मतलब वही होता है कि आपके सीनियर आपके सामने बैठे हैं और आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपका वाइवा वहीं पे चालू होगा। तो फिर बेसिकली वैसे तो आपकी एग्जाम मंथली ही समझो या फिर 10-12 दिन में ही समझो, तो आपको कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहना होगा। एंड तो फिर पेशेंट, आई थिंक आपको अगर पेशेंट जैसा आता है उसके हिसाब से भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है मेडिसिन, मतलब कितना भी पढ़ो बहुत कम है। एंड जैसे डेली पेशेंट आएंगे, हर एक रोज नई बीमारी, जैसे अभी कोविड आया था, किसी को मालूम ही नहीं था कोविड कैसे हम्म, ट्रीट करना है, तो वो फिर तुमको हम्म, जाके फिर से बैक ऑफ द टेक्स्ट बुक जाके या फिर नए रिसर्च मॉडल जाके फिर से हम्म, पढ़ना पड़ता है एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो मतलब लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहना पड़ता है जब आप मेडिसिन में आते हो तो। होना पड़ता है, यस यस। तो ओके। फिर अगर आपको इंटरेस्ट है, आप सेटिस्फाइड हो कि आपको अच्छा लगता है पेशेंट के साथ रहना, उनके लिए काम करना, क्योंकि सच में पहले आपको अभी ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन वैसे नहीं है। जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिर आप मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप तैयार हो तो आप जरूर आ जाओ, क्योंकि ओके। एमबीबीएस इज द तो बेस्ट। अभी जिसको भी कुछ और भी सवाल पूछने हो, एक तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मैं प्रज्ञा का इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो तुम डायरेक्टली भी प्रज्ञा से जो है वो डीएम कर सकते हो परमिशन लेके, ठीक है, कि मैं पूछ सकता हूँ या नहीं। वो फिर अपने फ्री टाइम में जो है तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देगी, दे दोगी ना प्रज्ञा? यस। सो थैंक अभी यू सो मच प्रज्ञा डॉक्टर एंड शुभम ने मुझे देना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। आई नो दैट यू आर बिजी एंड तुम पीजी के लिए सजेस्ट प्रिपेयर। करना है कि मैंने बहुत लोगों को डॉक्टर शुभम के वीडियो के लिए सजेस्ट किया है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बायो कवर किया है। जो मेरे कजन से, मैंने उन्हें भी सजेस्ट किया है उनका चैनल और उनकी जो यूट्यूब वीडियोस है, अन अकेडमीज वीडियोस है। तो फिर आप रेगुलरली उनके अगर वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला Thank you so much. Thank you so much for promotions. So finally, thank you so much. I know you are busy and hope all the best तुम्हारे पीजी एग्जाम्स के लिए। फोर्थ डालो है। एंड जैसे तुम एग्जाम क्रैक करोगे हम फिर एक इंटरव्यू ले लेंगे तुम्हारा कि हाउ टू क्रैक एमडी एग्जाम्स एंड ऑल। सो होप तुम फिर से आओगी। सो थैंक यू सो मच। तो मुझे आना है, मुझे फिर से आना है। मैंने अभी मम्मी को बताया है कि मुझे फिर से डॉक्टर शुभम को एक इंटरव्यू देना है। Yes, finally. So thank you so much. So guys, hope तुमको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा एंड फॉर मोर सच पॉडकास्ट, एंड क्योंकि ये नई सीरीज मैंने चालू की है करियर मशाल्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से हम मिलने वाले हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आने वाले हैं एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।